हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं संजीव किजानी को। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ब के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 रूल्स, जो हर एग्जाम में हर बार आता ही आता है। चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का हो, एमबीए का हो, कैट का हो, सीटेट का हो, क्लैट का हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप बात करें, ये रूल्स आते ही आते हैं। तो करना क्या है, वीडियो के अंत तक, क्लास के अंत तक बने रहना है और पापा का नाम लेकर क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहला रूल। दोस्तों, सबसे पहला रूल है डू का कोई भी फॉर्म, चाहे वो डू हो, चाहे वो डज हो, चाहे वो डिड हो, ठीक है। डू का कोई भी फॉर्म के साथ हम लोगों को वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है। यानी कि डू के किसी भी फॉर्म के साथ आप हमेशा वर्ब के फर्स्ट रूप का यूज करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ईट, एट, ईटन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वर्ब का पहला रूप हो गया, ये वर्ब का 2 हो गया, ये वर्ब 3 हो गया, है ना। तो अगर वाक्य में आप डू, डज, डिड किसी का भी यूज कर रहे हैं तो उस वाक्य में आप वर्ब का पहले फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि दे डू नॉट मेक मिस्टेक, दे डू नॉट मेक मिस्टेक। अब ये देखिए, इस सेंटेंस में डू लगा हुआ है, तो डू के बाद देखिए वर्ब कौन सा लगा हुआ है, मेक, MEK, मेक, है ना, मेक लगा हुआ है। तो मेक क्या है, अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है। मेक क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है, पहला रूप लगा हुआ है। मेक का क्या होता है, मेक, मेड, मेड, MEK, MAD V2 और MAD V3, ठीक है। तो पहला फॉर्म इसमें लगा हुआ है, तो दे डू नॉट मेक मिस्टेक। आ रही है समझ में। दूसरा एग्जांपल देखिए, ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम। अब ये देखिए डिड लगा हुआ है, डू, डज, डिड, कोई भी फॉर्म हो डू का, उसके साथ हमेशा आपको वर्ब का पहला रूप यूज करना है। कम, केम, कम, कम, केम, कम, ठीक है। तो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया, ठीक है। अब कम एक ऐसा शब्द है जिसमें V1 और V3 सेम होता है, ठीक है, इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन भी होता है, बट वो कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप ट्रिक को समझेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो डिड के साथ क्या लगा हुआ है, V1, दे डिड नॉट कम, वह, ही डिड नॉट कम, है ना, वह नहीं आया। नेक्स्ट देखिए, सी डज नॉट गो क्लासेस, सी डज नॉट गो टू क्लासेस कर दो, सेंटेंस है ना कंप्लीट होगा। सी डज नॉट गो टू क्लासेस। अब देखो डज लगा हुआ है तो गो लगा हुआ है ना, गो, वेंट, गॉन, V1, V2, V3, तो वर्ब का पहला रूप लगा हुआ है। तो डू, डज, डिड, डू के किसी भी फॉर्म के साथ आपको हमेशा V1 का यूज करना है, और इसको लेकर के एग्जाम में बहुत सारे एरर के क्वेश्चन आते हैं, आए हैं और आते रहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ हमेशा आपको वर्ब का पहला रूप का उपयोग करना है। यानी कि मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ V1 कैरी करता है, ठीक है। मॉडल जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड। तो ये जो मॉडल वर्ब्स हैं, इनके साथ हमेशा आपको वर्ब का पहला रूप यानी कि V1 का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल देखिए, दे कैन विन द रेस, वे लोग रेस को जीत सकते हैं। तो दे कैन विन द रेस है, तो कैन के साथ जो लगा हुआ है विन, ये V1 फॉर्म में है ना, विन, वोन, वोन, ठीक है। तो दे कैन विन द रेस ये अपने V1 में लगा हुआ है। मतलब यहां पे मैंने क्या किया, सही एग्जांपल्स दिया है अभी, ठीक है। आने वाले एग्जांपल्स में, आने वाले अभी जो एग्जांपल्स हम लोग लेंगे उसमें गलत भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है और सही
भी उसके साथ हम लोग रखेंगे ताकि हम लोग सीख पाएंगे एग्जाम में रियल क्वेश्चन आता कैसे। ठीक है, तो अभी हम लोग चूंकि धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं रूल्स में, ताकि आपको ज्यादा हार्ड ना लगे, ये ना लगे कि अरे बाप रे कितना कठिन हो रहा है ना। कठिन नहीं होगा, बिल्कुल एकदम हलवा की तरह हम लोग चलेंगे, हलवा, एकदम हलवा क्लास। दे कैन विन द रेस, आ गई है समझ में। ये देखो, ही मस्ट डू ऑल द टास्क, ही मस्ट डू ऑल द टास्क। अब देखो यहां पे मॉडल लगा हुआ है ही मस्ट, इसके साथ जो वर्ब लगा हुआ है डू, डू, डिड, डन। डू का क्या होता है, B1 B2 B3, डू, डिड, डन। ठीक है, डू, डिड, डन। ये देखो डू क्या है, डू जो है, डू और हैव, ये देखो डू और हैव ऐसा है कि ये हेल्पिंग वर्ब भी है, ये मेन वर्ब भी है। ठीक है, इसलिए बहुत कंफ्यूजन भी होता है, कई लोगों को लगता है कि डू डज डिड जो है वही B1 B2 B3, ऐसा नहीं है। ठीक है, डू, डिड, डन जो है ये B1 B2 B3 है, चूंकि यहां पे ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को लेकर आपको कंफ्यूजन है तो उसकी एक सेपरेट क्लास आने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, ही मस्ट डू ऑल द टास्क। अब देखो मस्ट के साथ क्या लगा हुआ, वर्ब का पहला रूप लगा हुआ है। ठीक है, कैन के तो मतलब कोई भी मॉडल वर्ब हो, कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो, उसके साथ आपको हमेशा वर्ब का पहला रूप V1 का यूज करना है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल देखते हैं। नो मॉडल्स कैरीज, नो मॉडल कैरीज टू अपार्ट फ्रॉम ऑट एंड यूज्ड। ठीक है, थोड़ा ऊपर से गया, समझा रहा हूं। किसी भी मॉडल के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी मॉडल के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। किसको किसको छोड़ के, ऑट, OUGHT, ऑट, और यूज्ड, यानी कि ऑट टू एक शब्द है एंड यूज टू एक शब्द है। ठीक है, ऑट टू, यूज टू होगा, बट किसी और मॉडल के साथ हम लोग टू नहीं लगाएंगे, जैसे कैन टू, कुड टू, ठीक है, माइट टू, मस्ट टू, शुड टू, ऐसा कोई हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये देखिए। ठीक है, यहां पे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये रियल पेपर में आ चुका है, ये रियल एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। ये देखिए, ही माइट टू फिनिश द वर्क, ही माइट टू फिनिश द वर्क। ठीक है, ऐसे आप पढ़ेंगे आपको लगेगा सही है, बट अगर मैं बोलूं कैन टू तो थोड़ा सुनने में अटपटा लग रहा है, बट माइट के साथ जब टू लगा हुआ है तो उतना अटपटा नहीं लग रहा है। ही माइट टू फिनिश द वर्क। ठीक है, अभी आप देखो माइट के साथ टू लग गया तो गलत हो गया ना। किसी भी मॉडल के साथ आपको टू का प्रयोग नहीं करना है। किसको किसको छोड़ के, ऑट, OUGHT, ऑट, और यूज टू को छोड़ के। ऑट टू का मतलब होता है चाहिए, ऑट टू का मतलब क्या होता है, चाहिए, और यूज टू का मतलब क्या होता है, किया करता था, किया करता था। ऐसा कोई भी काम जो आप अपने पास्ट में, अतीत में, अतीत मतलब बहुत अतीत, अभी नियर पास्ट के लिए आप, और यूज टू जो है वो नियर पास्ट की बात नहीं करता, वो बहुत पहले की बात करता है। जैसे कि बहुत पहले मैं सिगरेट पिया करता था। ठीक है, आई यूज टू स्मोक, बहुत पहले। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज। तो इस तरीके से, ऑल्दो मैं स्मोकिंग नहीं करता था कभी भी, है ना, ये मत समझ लेना कि मैं स्मोकिंग चलो, तो ये थोड़ा रिलेटेबल एग्जांपल देना पड़ता है ताकि बिल्कुल एग्जैक्टली आपको समझ में आए, है कि नहीं। तो नो मॉडल कैरीज टू, तो ये समझ में आ गया। और टू का मतलब चाहिए होता है, यूज टू का मतलब क्या। और टू आप थोड़ा कम सुनते होंगे, और टू चूंकि यूज नहीं करते हम लोग, शुड का यूज करते हैं ज्यादातर चाहिए के सेंस में, और टू का यूज नहीं करते हैं। बट जितने भी आप अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उसमें ऑट टू मिलेगा आपको, जितने भी आप मैगजीन्स वगैरह पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे मैगजीन्स पढ़ेंगे उसमें भी ऑट टू का यूज मिलेगा, वहां पे शुड का प्रयोग आपको ना के बराबर दिखेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलो अब इसका देखो सही एग्जांपल है, जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, तो यूज्ड के साथ टू लगा हुआ है। दे ऑट टू वेक अप अर्ली, उन्हें सुबह उठ जाना चाहिए। ये देखो, ऑट टू का मतलब चाहिए, तो ऑट के साथ टू लग सकता है, यूज के साथ टू लग सकता है, लेकिन मेरे भाई माइट के साथ या किसी और मॉडल के साथ नहीं लगाएंगे हम लोग टू। क्लियर है, आ गई बात समझ में। देखते हैं नेक्स्ट रूल। ये देखो, टू मॉडल्स कैन बी यूज्ड
इन अ सेंटेंस ओनली हैविंग अ कंजंक्शन एज सेपरेटर। अगर आप चाहते हैं, ठीक है, ये अच्छा ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, इसको देख के घबराना मत, मैं इसको समझाऊंगा एग्जैक्टली आपको हिंदी में, एक एक शब्द को पकड़ पकड़ के समझाऊंगा, एक एक अक्षर को, एक एक लेटर को, सबको पकड़ पकड़ के समझाऊंगा। इसलिए कभी डरना नहीं, घबराना नहीं कि अंग्रेजी में लिखा हुआ, अंग्रेजी में देख करके थोड़ा सा लग जाता है अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मतलब थोड़ा सा लोग क्या होता है इससे ये हो जाते हैं, तो घबराना नहीं है ना। देखो टू मॉडल्स, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कुछ अगर बोलना है हम लोग को, तो कभी कभी क्या होता है मिक्स फीलिंग आती है किसी चीज़ को लेकर के, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि मैं कोई सा, देखो मैं ये कर भी सकता हूं और मुझे ये करना चाहिए भी, मैं ये कर भी सकता हूं और मुझे ये करना चाहिए भी, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मुझे ये करना चाहिए, सकता हूं, चाहिए, दो फीलिंग एक साथ आ रही है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि वाक्य में क्या करते हैं, दो मॉडल एक साथ यूज कर देते हैं तो मेरा वाक्य बन जाएगा, ठीक है। तो यही रूल है कि दो मॉडल आप यूज तो कर सकते हो, लेकिन आपको एक कंजंक्शन की हेल्प लेनी होगी, एक सेपरेटर की हेल्प लेनी होगी, ठीक है। मतलब कहना का मतलब यह है कि दो इंजन जो है आप लगा सकते हो, डबल इंजन की सरकार चला सकते हो, लेकिन बीच में एक सेपरेटर चाहिए, बीच में एक कनेक्टर चाहिए, ठीक है। सेपरेटर बोलो कनेक्टर बोलो, ऑल्दो सेपरेटर कनेक्टर दो अलग अलग चीज है। सेपरेटर का मतलब उसको बांट देना, कनेक्टर का मतलब जोड़ देना, तो कनेक्टर सेपरेटर कोई भी एक चीज लगाना पड़ेगा एज कंजंक्शन के रूप में, ठीक है। तो दो मॉडल को आप यूज कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, पहले हम लोग रॉन्ग एग्जांपल देखेंगे, और जो भी एग्जांपल हम लोग यहां पे देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड, ये सब रियल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुका है, पास्ट पेपर्स। ही मस्ट शुड वेक अप अर्ली, ही मस्ट शुड वेक अप अर्ली, ठीक है, उससे बिल्कुल उठना ही चाहिए। मस्ट का मतलब जरूर और शुड का मतलब चाहिए। मस्ट का मतलब जरूर यानी अवश्य, और शुड का मतलब चाहिए। तो अगर हम लोग को बोलना हो, देखो उसको जरूर से जरूर उठना चाहिए, ठीक है, अगर हम लोग ऐसा बोलना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ही मस्ट शुड वेक अप अर्ली। तो दो मॉडल एक साथ लगा दिया, दो मॉडल एक साथ लगा दिया, ही मस्ट शुड वेक अप अर्ली। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, दो मॉडल का यूज एक साथ कर सकते हैं, लेकिन बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोई एक कंजंक्शन लगाना पड़ेगा जो वाक्य के हिसाब से होगा, जैसे कि एंड, और, बट, है ना, ये सब कंजंक्शंस होते हैं। कंजंक्शन के एग्जांपल देखो, एंड, और, बट, ठीक है। तो ही शुड एंड मस्ट वेक अप अर्ली, ही शुड एंड मस्ट वेक अप अर्ली, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। मतलब शुड के और मस्ट के बीच में आपको एक जॉइनर, एक कनेक्टर एंड इस्तेमाल करना होगा। कोई भी कनेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं वाक्य के हिसाब से, ठीक है। एंड का मतलब और का मतलब या, बट का मतलब लेकिन, तो यहां पे आपको कैसा यूज करना है उस पर निर्भर करता है। क्लियर है, आगे भी समझ में, दो मॉडल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, नियम, दो मॉडल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको बीच में एक कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है, यही है रूल। ओके, आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन करते रहेंगे, थोड़ा सा मैं स्क्रीन से हट जाऊंगा ताकि आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सके या कॉपी कर सके। चलो नेक्स्ट रूल देखेंगे। नेक्स्ट रूल है नीड एंड डेयर, नीड एंड डेयर। नीड है अपने पास, डेयर है अपने पास, ये दोनों जो है मॉडल की तरह काम करता है, मॉडल की तरह काम करता है। हालांकि ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब हालांकि, दे आर वर्ब्स, हालांकि वे वर्ब हैं, क्रिया है। नीड और डेयर जो है एक दो ऐसे शब्द हैं जिसका जो है तो वर्ब लेकिन मॉडल की तरह काम करता है। तो मॉडल की तरह काम करता है तो मॉडल के जो जो गुण है वो अपनाएगा भी। जैसे मॉडल के साथ भी1 लगता है, अभी हम लोगों ने देखा ना कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ आप भी1 का प्रयोग करते हैं, तो वर्ब है लेकिन इसके साथ ये मॉडल का काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, और इसके साथ भी1 आपको लगाना है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो देखो नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत, तो जरूरत होना, और डेयर का मतलब साहस करना, डेयर का मतलब साहस करना, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये बोलना ये चाह रहा है कि भैया नीड और डेयर दो शब्द ऐसे हैं जो हैं तो वर्ब लेकिन काम करते हैं मॉडल के जैसा। तो एग्जांपल देखो, जैसे आई डेयर से दिस, आई डेयर से दिस। अब देखो डेयर लगा हुआ है तो आप कभी किसी को लग सकता है
कि डेयर भी वर्ब है, से भी वर्ब है, एक ही वाक्य में दो वर्ब एक साथ कैसे लग सकता है, तो गलत हो गया। नहीं, तो डेयर क्या है भैया, यहाँ पे डेयर जो है मॉडल की तरह काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो हेल्पिंग, तो मॉडल के जो सीरीज है, मॉडल का जो कलेक्शन है, उसमें नीड और डेयर भी आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आई डेयर से दिस, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ऐसा कहने की हिम्मत की। आई डेयर से दिस। तो देखो, he need not to worry, he need not to worry, उसे डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो नीड लगा तो यहां पे वरी जो है V1 लगा, क्योंकि ये मॉडल की तरह काम कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? तो ऐसा हम लोग को नहीं समझना है कि नीड का मतलब, नीड का जो मतलब है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के जैसा काम करेगा तो हेल्पिंग वर्ब के जैसा इसके लक्षण भी होंगे, इसके गुण भी होंगे। क्लियर क्या? ये देखो, अब देखो ही नीड नॉट टू वरी। अब देखो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, ही लगाया तो ही के साथ हम लोग का नॉर्मल आदत होता है कि ही सी इट नेम देखा, वर्ब के साथ SEIS लगा देते हैं, करते हैं ना, ही सी इट और नेम के साथ हमारी आदत क्या होती है, वर्ब प्लस एस या ES हम लोग लगा देते हैं, है ना। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है, हम लोग यही लगा देते हैं। तो जैसे नीड देखा तो ही नीड्स कर दिया, हम लोग करते हैं ना ऐसा, ही वह खेलता है तो ही प्लेज, है ना, ये हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं, ही प्लेज। तो नीड देखा तो नीड भी तो लग रहा है वर्ब है, ही नीड्स लगा दे, ही नीड नॉट टू वरी। ठीक है, तो ये गलती है, ये गलत है ना, ही नीड नॉट टू वरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब के जैसा नहीं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, नीड जो है, नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब के जैसा काम करता है। क्लियर है? और एक बात समझना होगा, अगर क्या ये कभी भी वर्ब के जैसा काम नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ये तुरंत सब्जेक्ट के बाद नहीं आएगा। अगर ये वर्ब के जैसा काम नहीं कर रहा है, तो वर्ब के जैसा अगर काम करेगा नॉर्मल कहीं पे, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आएगा आपको। ये देखिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद दिख रहा है ना, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद कौन आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। वर्ब भी आता है, हेल्पिंग वर्ब भी आता है, बट यहां पे आपको समझना होगा, अगर आपको कहीं और इस्तेमाल इसको करना है वाक्य में, तो ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आएगा, पहला। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हेल्पिंग वर्ब के जैसा, मॉडल वर्ब के जैसा ही काम करेगा। क्लियर है? आ गई बात समझ में? कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछना, कमेंट सेक्शन में पर्सनली जाके देखता हूं, और उसका अगर मुझे लगेगा किसी एक क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं, तो उस डाउट को मैं क्लैरिफाई कर दूंगा एक वीडियो बना करके। क्लियर है? चलो नेक्स्ट रूल, वी डू नॉट यूज टू आफ्टर देन के बाद आपको टू का इस्तेमाल नहीं करना है। देन के बाद टू का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, रिति इज बेटर देन टू मी, रिति इज बेटर देन टू मी, देन के बाद टू लगा दिया। ठीक है, रिति इज बेटर देन टू मी, रिति मुझसे बेटर है, ये बोलना है ना, तो देन के बाद देखो टू लगा हुआ है, गड़बड़ है। तो सही क्या होगा? रिति इज बेटर देन मी। तो नियम क्या है माय डियर फ्रेंड? देन के बाद आपको टू का इस्तेमाल नहीं करना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट रूल, ध्यान से पढ़ना। इफ प्राइमरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब आर अटैच्ड टुगेदर देन वर्ब फॉर्म शुड बी क्लियर। प्राइमरी वर्ब यानी कि मेन वर्ब, प्राइमरी वर्ब यानी कि मेन वर्ब नहीं, प्राइमरी वर्ब का मतलब यहां पे आप मेन वर्ब लेके नहीं चल सकते। प्राइमरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्यों हो गया हेल्पिंग वर्ब? ऐसे प्राइमरी वर्ब का मतलब मेन वर्ब भी होगा, लेकिन चूंकि यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल वर्ब्स आर अटैच टुगेदर, अगर आप हेल्पिंग वर्ब ले रहे हो एक साइड और एक साइड मॉडल वर्ब ले रहे हो, दोनों को जोड़ रहे हो, अटैच कर रहे हो, तो वर्ब के जो फॉर्म्स हैं, मेन वर्ब, यहां पे वर्ब जो है ये अब देखो ये मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब का जो फॉर्म है V1 V2 V3, फॉर्म यानी कि V1 V2 V3 शुड बी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब
और मॉडल वर्ब को अगर आप एक साथ इस्तेमाल कर रहे हो तो दोनों के साथ जो मेन वर्ब यूज होगा उनके फॉर्म्स क्लियर होने चाहिए, उनके फॉर्म्स क्लियर होने चाहिए। एग्जाम्पल देखो, he has and will do a lot of work, he has and will do a lot of work, उसके पास है और वो करेगा ढेर सारा काम, उसके पास है और वो करेगा ढेर सारा काम। he has and will do a lot of work, ठीक है। ऐसे अगर आप हिंदी मीनिंग निकालोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक ठाक तो लग रहा है, he has, उसके पास काम है, ढेर सारा काम है, करेगा, ठीक है, ऐसा लग तो रहा है कि सही सही लग रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ब फॉर्म ये देखो, यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब ये यूज हो रहा है, he has and will do, एंड ये देखो will do a lot of work। यहां पे ये will के साथ अपना वर्ब ठीक लगा रहे हो, बट हैज के वर्ब कहां गए, मतलब हैज का जो वर्ब है वो कहां गया, ठीक है, a lot of work, तो यही गड़बड़ है। सही देखो क्या होगा, he has done, he has done मतलब हैज के साथ भी3 लगाया, जो हैज के साथ लगता है हैज प्लस भी3, हैव हैज प्लस भी3, हैव हैज प्लस भी3 हम लोग लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और इसी को अगर आप बोल दो हैड प्लस भी3 पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, तो हैज के साथ भी3 लगेगा। क्योंकि आप यहां पे क्या कर रहे हो, जैसे हम लोग करते क्या है, जैसे मैथ्स में आप अक्सर करते होंगे ऐसा, जैसे कि ए प्लस बी, हाँ ए प्लस बी भी ले लो ना, ए प्लस बी यहाँ पे 2 लिख लिया, तो ये जो 2 है इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है, ये जो 2 है इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है, 2a प्लस 2b, इसको अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 2a प्लस 2b, ऐसा निकल के आता है बाहर, ठीक है। तो ये अंग्रेजी में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही चलता है। तो अगर आप ऐसा करोगे हैज एंड विल डू, तो हैज के साथ भी डू लग गया और विल के साथ भी डू लग गया, तो हैज के साथ डू कैसे लग सकता है, ही हैज डू नहीं, ही हैज डू नहीं बोल सकते, ही हैज डन बोलेंगे, है ना। एंड विल डू, क्योंकि विल के साथ भी1 लगेगा, विल के साथ भी1 लगेगा, और हैज के साथ क्या लग रहा है, विल जो है मॉडल भी है ना, आपको पता है ना, विल जो है मॉडल भी है, मॉडल नहीं भी अगर मान लेते हो एक टाइम पे, हेल्पिंग वर्ब भी अगर लेके चल रहे हो इसको आप, तो भी विल के साथ तो डू लग जाएगा, और हैज के साथ भी3 लगना है, इसीलिए वर्ब फॉर्म शुड बी क्लियर, ही हैज डन एंड विल डू अ लॉट ऑफ वर्क, ही हैज डन एंड विल डू अ लॉट ऑफ वर्क, उसने किया है और वो करेगा, उसने किया है और वो करेगा ढेर सारे काम, अ लॉट ऑफ वर्क। क्लियर है, आ रही है समझ में। यहां पे कहना ये था कि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब को अगर आप जोड़ते हैं तो दोनों का जो वर्ब का फॉर्म है, दोनों के साथ जो वर्ब का फॉर्म जाएगा वो क्लियर होगा, उनका अपना अपना क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा बना दिया ब्रैकेट में डाल के 2a प्लस 2 इंटू a प्लस बी कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल, when two subjects are of different number and they are attached with conjunction then helping verb should be clear। आप 2 सब्जेक्ट ले रहे हो, ठीक है, 2 सब्जेक्ट ले रहे हो, 2 सब्जेक्ट ले रहे हो, दोनों डिफरेंट नंबर का है, दोनों डिफरेंट नंबर मतलब दोनों के पास दो डिफरेंट न्यूमेरिकल नंबर्स हैं। न्यूमेरिकल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, न्यूमेरिकल नंबर, कार्डिनल ऑर्डिनल। अच्छा कार्डिनल ऑर्डिनल आपको पता है, एक बार कार्डिनल ऑर्डिनल बता देता हूं, ऑल्दो यहां पे इसका काम नहीं है, बट ये कार्डिनल ऑर्डिनल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट तक ये कार्डिनल्स नंबर हो गए, और ऑर्डिनल क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरह के जो नंबर की जो प्रणाली है, इस तरह का जो नंबर सिस्टम है, टिल एंड टिल इन्फिनिटी ले लो, ठीक है, ये ऑर्डिनल नंबर हो गए, ये कार्डिनल नंबर हो गए, ठीक है। अंग्रेजी में इसका बहुत इस्तेमाल होगा आने वाले आपको क्लासेस में, आपको रूल समझने में बहुत हेल्पिंग होने वाला है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। When two subjects are of different number, जब 2 सब्जेक्ट डिफरेंट नंबर के हों, डिफरेंट न्यूमेरिकल नंबर्स के हों, तो they are attached with a conjunction, और वो
एक कंजंक्शन से जुड़े हुए हों, कंजंक्शन मतलब एंड और बट वगैरह से जुड़ा हुआ है, तो उनका जो हेल्पिंग वर्ब होगा, उनका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये रूल समझ में आया? एग्जांपल लेंगे फिर आगे समझ में आएगा। ये देखो, टू वर इंटेलिजेंट, दो इंटेलिजेंट थे बट वन डल, मतलब कहने का सेंस ये है कि दो लोग जो थे, दो बच्चे जो थे वो इंटेलिजेंट थे बट एक उसमें से डल था, सुस्त था। दो ईमान तेज था और एक सुस्त था, वन डल था। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों ने किया कि 2 एक नंबर यूज किया, 1 एक नंबर यूज किया। ठीक है, 2 एक नंबर यूज किया, 1 एक नंबर यूज किया, और इन दोनों को किससे जोड़ा? मतलब यहां देखो 2 वर इंटेलिजेंट कॉमा बट वन डल। ठीक है, तो दो नंबर को हम लोगों ने किससे जोड़ा? एक बट से जोड़ दिया, एक कंजंक्शन से जोड़ दिया, वन डल। तो अभी देखो ये जो वर है, ये जो वर है, ठीक है, ये मैथ्स वाला फिर कैलकुलेशन हो रहा है, ये वर जो इसके साथ भी चल गया, 2 वर इंटेलिजेंट एंड 1 वर डल। 1 के साथ वर लगता है क्या? किसी भी सिंगुलर नंबर के साथ अगर आपको पास्ट फॉर्म में यूज करना है तो सिंगुलर के साथ आप वॉज यूज करेंगे और प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा 1 प्लस के साथ वर यूज करेंगे। 1 प्लस आपका फोन का मॉडल नहीं है ना, 1 प्लस मतलब एक से अधिक। सिंगुलर के साथ आप वॉज यूज करेंगे, प्लूरल के साथ आप वर यूज करेंगे। तो 2 क्या है हमारा? एक से अधिक हो गया 2, तो प्लूरल हो गया। तो 2 के साथ वर तो ठीक लगा है, लेकिन 1 के साथ कुछ एक तो यहां पे लगा नहीं है, हालांकि ये वर ही इसके साथ आ गया। ठीक है, इस कैलकुलेशन की मतलब ये वाला जो मैथ्स वाला मैंने आपको बताया ना a प्लस बी, उसके हिसाब से। तो इसीलिए इसको क्लियर करना है, 2 वर इंटेलिजेंट बट 1 वॉज डल, बट 1 वॉज डल। तो दो नंबर को यूज किया एज सब्जेक्ट, दोनों के हेल्पिंग वर्ब क्लियर होने चाहिए, उनके हिसाब से होने चाहिए। ठीक है, तो 2 था तो एक से अधिक हो गया, प्लूरल हो गया तो वर लगा दिया, 1 था तो 1 सिंगुलर हो गया, उसके साथ वॉज लगा दिया। क्लियर है? रूल मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। व्हेन 2 सब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट नंबर, दो सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, दोनों डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल नंबर्स के साथ है, इधर इट इज कार्डिनल और इट इज ऑर्डिनल, कोई भी नंबर हो, देन उनका हेल्पिंग वर्ब शुड बी क्लियर और दोनों एक कंजंक्शन से अटैच होने चाहिए तभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल देखो। नेक्स्ट इज द फॉर्मेट ऑफ नेवर बिफोर। द फॉर्मेट ऑफ नेवर बिफोर विल बी ऑलवेज लाइक दिस। नेवर बिफोर जो टर्म है एक सेमी फ्रेज है, ठीक है, इसको आपको हमेशा, यहां पे मैं एग्जांपल दूंगा, हमेशा उसी फॉर्म में इस्तेमाल करना है। देखो अगर बोलना है जैसे कि आपको नॉर्मल ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, एग्जांपल, रियल एग्जाम क्वेश्चन है ये, नेवर बिफोर आई हैव सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। नेवर बिफोर आई हैव सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। नेवर बिफोर मतलब इससे पहले मैंने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी है। ठीक है, ये मतलब निकल के आ रहा है। क्लियर है? लेकिन ये गलत है, ऐसे तो लग रहा है सही, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि नेवर बिफोर के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब जो है पहले इस्तेमाल करना है। नेवर बिफोर के साथ हेल्पिंग वर्ब पहले इस्तेमाल करना है। जैसे कि मान लो क्या मैं जा रहा हूं, तो क्या लिखते हैं? क्या मैं जा रहा हूं, एम आई गोइंग। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब वो क्या कर रहे हो? पहले लेके आ रहे हो ना। इसी तरीके से इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आपको पहले लेके आना है, मतलब नेवर बिफोर के तुरंत बाद एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो नेवर बिफोर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, नेवर बिफोर के तुरंत बाद उस सेंटेंस का, आगे का सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो नेवर बिफोर का ये फॉर्मेट हो गया। क्लियर है? नेवर बिफोर के साथ, नेवर बिफोर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये इसका फॉर्मेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, द फॉर्मेट ऑफ नथिंग बट, इसी की तरह से नेवर बिफोर जैसे देखा वैसा ही नथिंग बट। द फॉर्मेट ऑफ नथिंग बट विल बी ऑलवेज लाइक दिस। नथिंग बट का फॉर्मेट जो है देखो कैसा होगा, ही डज नथिंग बट टू स्लीप। ही डज नथिंग बट टू स्लीप। देखो ये जो सेंटेंस होता है, ही डज नथिंग बट टू स्लीप,
ही डज नथिंग बट स्लीप, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इसका मतलब होता है कि वह कुछ भी नहीं करता है, दिन भर सोता ही रहता है। ही डज नथिंग बट स्लीप, मतलब वह सोने के अलावा और कोई काम नहीं करता है, ऐसा भी हो गया। वह कुछ नहीं करता है, सिर्फ सोता ही रहता है। ठीक है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि जब आप नथिंग बट इस्तेमाल करते हैं तो नथिंग बट के तुरंत बाद मेन वर्ब आएगा। नथिंग बट के तुरंत बाद क्या होगा? मेन वर्ब आएगा। ठीक है, उसके बीच में टू कोई प्रीपोजिशन वगैरह नहीं लगाना है। तो सही देखो, वो तो गलत था, ये वाली गलत है। सही क्या है? ही डज नथिंग बट स्लीप, मतलब नथिंग बट के तुरंत बाद आपका मेन वर्ब आएगा और इन दोनों के बीच में और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इट मीन्स टू विल नॉट कम आफ्टर बट, इसका मतलब यह है कि टू या कोई भी ऐसा प्रीपोजिशन नहीं आएगा। क्लियर है क्या? चलो आगे बात समझ में, बड़े आगे देखो। इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड का मतलब क्या हुआ? इट जो है IT इट, ठीक है, हाईलाइट करो इसको। इट का इस्तेमाल एज अ सब्जेक्ट किया जा सकता है, एज अ सब्जेक्ट किया जा सकता है। कब? जब कोई वेदर की बात हो, वेदर यानी कि मौसम, सीजन की बात हो या किसी समय की बात हो। वेदर, सीजन, टाइम, वेदर, सीजन, टाइम। ठीक है, अच्छा वो कहेंगे वेदर और सीजन में डिफरेंस क्या है? सीजन का मतलब होता है ऋतु, मतलब ठंडा गर्म। ठीक है, और वेदर क्या होता है? वेदर हर पल चेंज होता है। जैसे अभी थोड़ा सा धूप निकल गया, फिर शाम में बारिश हो गया, तो वेदर चेंज हो रहा है। ठीक है, और सीजन क्या होता है? सीजन तुरंत तुरंत चेंज नहीं होता, सीजन को थोड़ा टाइम लगता है, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना। जैसे ठंड का सीजन है तो ठंड के बाद फिर क्या होता है? ऑटम आता है, ऑटम के बाद फिर समर आता है ना? इस तरीके से टाइम लगता है। क्लियर है? तो वेदर और सीजन में डिफरेंस है। तो कहने की बात यह है, वेदर सीजन टाइम समझा दिया। वेदर सीजन टाइम की अगर बात हो रही हो, ठीक है, और वहां पे कोई सब्जेक्ट ना हो, और वहां पे कोई सब्जेक्ट ना हो, तो आपको इट का इस्तेमाल करना है एज सब्जेक्ट, एज सब्जेक्ट। जैसे कि आप बोले वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है, यहां पे कोई सब्जेक्ट है क्या? बारिश हो रही है मतलब बारिश कौन करा रहा है? कोई लिखा हुआ तो नहीं है कि कोई करा रहा है, कोई डूअर है, कोई करता है वहां पे मौजूद इस वाक्य में? नहीं, बारिश हो रही है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज रेनिंग। क्या बोलते हैं? बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। ठीक है, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग हम लोग बोलते हैं। तो बारिश हो रही है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इज रेनिंग बोल देंगे। इज रेनिंग, हो रही है, बारिश हो रही है। लेकिन नहीं, क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो वहां पे आपको इट का इस्तेमाल करना है। देखो, एक सेपरेट क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि इट हो गया, द हो गया, देयर हो गया। ठीक है, ये 3 शब्द ऐसे हैं जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो इट, द या देयर का इस्तेमाल होता है। कब इट होता है, कब देयर होता है, कब द होता है, ये सीखने का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये समझो कि वेदर सीजन टाइम, अगर वेदर सीजन टाइम की बात हो रही है तो आपको इट का इस्तेमाल करना है अगर सब्जेक्ट मौजूद ना हो। जैसे कि 4 बजे हैं, इट इज 4 o'clock। 4 बजे हैं, इट इज 4 o'clock। ठंड है, इट इज विंटर। ठंड है, बस ठंड है, कुछ सब्जेक्ट है ही नहीं। आ रही है बात समझ में? तो अब देखो, इट इज अ फाइन मॉर्निंग। मॉर्निंग की बात हो रही है। मॉर्निंग क्या है? समय है, समय का एक हिस्सा है मॉर्निंग। तो इट इज अ फाइन मॉर्निंग, तो कुछ मतलब या सुबह का एक मस्त सुबह है। मस्त सुबह, आज का सुबह मस्त सुबह है। ठीक है, अगर ऐसा बोल रहे हैं, आज नहीं लगा रहे, मस्त सुबह है, बहुत अच्छी सुबह है, बहुत अच्छी सुबह। इट इज अ फाइन मॉर्निंग। कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई डूअर नहीं है, कोई करता नहीं है। इट वॉज अ 4 o'clock, 4 बजे थे। अगर आपको बोलना हो 4 बजे थे तो इट वॉज अ 4 o'clock। कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई डूअर नहीं, कोई करता नहीं। तो वेदर सीजन टाइम की जब बात हो तो वहां पे आपको इट का इस्तेमाल करना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, सम वर्ब्स हैव फिक्स्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स। कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब एक
फिक्स है वही इस्तेमाल करना है, उसके अलावे कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको एक बताऊं, एक सेंटेंस देता हूं, जैसे कि आपको बोलना हो जैसे कि मुझसे ये गलती हो गई या मैंने ये गलती की, आई डिड अ मिस्टेक। आप क्या बोलते हैं? मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की। तो आप क्या बोलोगे? आई डिड अ मिस्टेक, मैंने एक गलती की। ठीक है, आप ये बोलोगे? गलत, आई डिड अ मिस्टेक होगा ही नहीं। क्या होगा? आई मेड अ मिस्टेक। क्या होगा? आई मेड अ मिस्टेक, मैंने एक गलती बनाई। अब सर मैंने एक गलती बनाई, ये कैसा बात है? सुन के अटपटा लग रहा है, बट नियम समझो। कुछ वर्ब ऐसे हैं, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ उनका अपना ऑक्सिलरी वर्ब चलता है। जैसे कुछ होते हैं ना, कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियन है, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, वो जहां जाएंगे उनका अपना जो ढोल बाजा, जो उनका टीम होता है, जो उनके साथ संगीत के साज मिलाता है, वो उनके साथ चलता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इनकी, कैलाश खेर की बात करें, ठीक है, तो कैलाश खेर जहां भी जाते हैं उनके साथ 10 उनका म्यूजिशियन है, वो साथ ही चलता है। ठीक है, बट सभी म्यूजिशियन के साथ ऐसा नहीं होता है, जहां कहीं पे भी गया परफॉर्म करने, अकेले गया परफॉर्म करके आ गया, है ना। बहुत सारे ऐसे सिंगर्स जो अभी जो लेटेस्ट सिंगर्स जितने भी हैं, वो कहीं पे भी कुछ भी अपना खुद का एक गिटार ले लिया, चले गए, बजा दिए, आ गए गा के। बट कुछ ऐसे क्लासिक सिंगर्स हैं जो अपने जो साज देने वाले लोग हैं, जो म्यूजिक देने वाले लोग हैं, उनको वो साथ में लेके चलते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ अपना फिक्स ऑक्सिलरी वर्ब है, उन्हीं को लेकर चलते हैं। जैसे आई डिड अ मिस्टेक, गलत, आई मेड अ मिस्टेक। ठीक है, तो अब देखो ये कौन कौन है? ये वर्ब है मिस्टेक, गलती करना, ये वर्ब है गोल, गोल करना, क्राइम करना, सिन, पाप करना। इनके साथ क्या है? अपना फिक्स ऑक्सिलरी वर्ब है, मेक अ मिस्टेक। जब भी आपको बोलना हो मिस्टेक के बारे में, तो मेक अ मिस्टेक। गोल करने के बारे में, स्कोर अ गोल। क्राइम करने के बारे में, कमिट अ क्राइम। पाप, SIN, सिन, पाप होता है इसका मतलब, कमिट अ सिन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? कमिट अ सीन, सिन। सीन नहीं बोलेंगे, सीन बोलने पे फिर SCENE हो जाएगा। देखो SIN, सिन, और ये क्या हो गया? सीन, दृश्य। ठीक है, तो कमिट अ सिन। क्लियर है? तो अब जब भी आपको बोलना है, जैसे मैंने गोल किया, मैंने गोल किया, आई डिड अ गोल नहीं, आई स्कोर्ड अ गोल। स्कोर अ गोल, गोल के साथ हमेशा स्कोर लगाना है। जैसे उसने यह क्राइम किया, ही डिड अ क्राइम नहीं, ही कमिटेड अ क्राइम। ही कमिटेड मतलब V1 V2 इसका फिर कर देंगे। कमिट का मतलब जब उसके हिसाब से लगे, जैसे उसने क्राइम किया, तो हम लोग सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं, तो कमिटेड हो गया। ठीक है, जैसे वह हमेशा पाप करता है, ही कमिट्स अ sin ऑलवेज, ही कमिट्स, जो कि ही लगाया तो उसके साथ ऐसे एस जाएगा, ही कमिट्स, या दे कमिट अ sin, वे लोग कमिट करते हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनका अपना जो हेल्पिंग वर्ब है वो फिक्स्ड है, वो अपने साथ लेके चलते हैं। क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट रूल, वी यूज फियर इंस्टेड ऑफ होप फॉर forecasting of bad things, for forecasting of bad things। ठीक है, समझो, फियर का मतलब डर, होप का मतलब उम्मीद, होप का मतलब उम्मीद, और फियर का मतलब डर। फोरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, फोरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी अच्छे चीज की भविष्यवाणी कर रहे हैं तो उसके साथ होप शब्द का इस्तेमाल कीजिए, और जब आप किसी गलत या हल्का नेगेटिव चीज का फोरकास्टिंग कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो उसके साथ फियर का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा बोलना है, अच्छी फोरकास्टिंग करनी है, अच्छी भविष्यवाणी करनी है, तो आप क्या लगाएंगे? होप। और गलत नेगेटिव अगर आपको फोरकास्ट करना है, भविष्यवाणी करना है, तो उसके साथ आप फियर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे तुरंत समझ में आएगा। आई होप ही विल बी फेल इफ ही विल नॉट स्टडी। आई होप ही विल बी फेल, मुझे उम्मीद है कि वह फेल हो जाएगा अगर वह नहीं पढ़ता है। मुझे मतलब इसको बोलने का मतलब यह है कि
मुझे लगता है ना कि वो फेल कर जाएगा अगर वो नहीं पढ़ेगा तो, ठीक है, तो आई होप ही विल बी फेल, ठीक है। तो आप किसी के फेल होने की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो ये अच्छी तो नहीं है, नेगेटिव है ना। तो यहां पे होप नहीं लगेगा, फियर लगेगा। आई फियर ही विल बी फेल, आई फियर ही विल फेल इफ ही विल नॉट स्टडी, ठीक है। आई फियर ही विल बी फेल इफ ही विल नॉट स्टडी। आई बात समझ में? तो आई फियर लगाएंगे अगर आप गलत चीज की, नेगेटिव चीजों की भविष्यवाणी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे आई होप आई विल गेट सक्सेस, आई होप आई विल गेट सक्सेस, तो आप एक अच्छी चीज की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, अच्छी चीज की उम्मीद कर रहे हैं, तो होप लगाएंगे। आई फियर आई विल गेट सक्सेस नहीं बोलेंगे, आई होप। ऑल्दो आई फियर यूज नहीं करते हैं लोग, हमेशा क्या करते हैं, होप का इस्तेमाल कर देते हैं हर चीज के साथ। होप, या बहुत सारे लोग थिंक का इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक ही विल बी फेल, ठीक है। तो बट यहां पे क्या करना है, आई फियर। अगर आप गलत चीज की फोरकास्टिंग कर रहे हो तो फियर लगाओ, नेगेटिव चीज की फोरकास्टिंग कर रहे हो फियर लगाओ, पॉजिटिव चीज की फोरकास्टिंग कर रहे हो, पॉजिटिव चीज की भविष्यवाणी कर रहे हो तो उसके साथ आप होप का इस्तेमाल कीजिए। क्लियर है? रियल क्वेश्चन है, ये आ चुका है। क्लियर क्या? चलो नेक्स्ट, वी यूज शुड आफ्टर सजेस्ट एंड we use after should after suggest and propose। अगर आप किसी शब्द में, अगर आप किसी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं सजेस्ट का, प्रपोज का, प्रपोज का मतलब प्रस्ताव रखना, वही जो प्रपोज करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। और सजेस्ट का मतलब सुझाव देना। तो जब आप किसी को सुझाव देते हो या किसी को प्रपोज करते हो, ठीक है, अपना प्रस्ताव रखते हो, तो उसके साथ आप शुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखो, आई सजेस्टेड टू राजू, आई सजेस्टेड टू राजू दैट ही गोज, आई सजेस्टेड टू राजू दैट ही गोज। अजीब सा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। आई सजेस्टेड, मैंने राजू को सुझाव दिया कि दैट ही गोज, वह जाता है, अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो सजेस्ट का इस्तेमाल किया, तो अब आके आपको शुड का इस्तेमाल करना चाहिए। आई सजेस्टेड टू राजू दैट ही शुड गो, मैंने राजू को सजेस्ट किया कि उसे जाना चाहिए। तो जब आप सजेस्ट का इस्तेमाल करें या प्रपोज, किसी को प्रपोज कर रहे हो तो उसको फोर्स नहीं कर सकते कि मैंने उसको प्रपोज किया कि उसे वो चीज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। चाहिए, जब हम लोग बोलते हैं ना कि किसी को चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। जैसे कि हम लोगों को सुबह रोज उठना चाहिए, तो आप उठ भी सकते हैं, नहीं भी उठ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, फोर्सफुल नहीं होता। सजेशन, एडवाइस, प्रपोज के बाद आप शुड का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, फोर्सफुल हो जाएगा। और ये फोर्सफुल जब हो जाता है तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा और यहीं पे गलत हो जाता है, ठीक है। आगे ये बात समझ में क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, जैसे कि मैंने बोला है कि अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो किसी भी रूल के रिगार्डिंग, तो रूल नंबर लिख लेना। रूल 14 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, रूल नंबर लिख करके आप एग्जैक्ट अपना डाउट वहां पे रखेंगे। अगर किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज्यादा डाउट आएगा, लाइक्स, अगर उस डाउट में ज्यादा लाइक्स आएगा, तो उसके रिगार्डिंग मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो उस पर बना दूंगा या कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वी यूज माई, माइट फॉर द वर्क विच इज गोइंग टू बी इन फ्यूचर, नॉर, शैल, विल, शुड, वुड। कहने का अर्थ यह है कि हम लोगों को मे, अच्छा मे, MAY, यहां पे क्या इस्तेमाल होगा, मे, मॉडल वाला में, MAY, वी यूज मे। हम लोगों को मे या माइट का इस्तेमाल करना है अगर आप किसी ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हो जो भविष्य में होने वाला है, ठीक है। न कि, नॉर मतलब न कि सेल, न कि विल, न कि शुड, न कि वुड। क्या इस्तेमाल करोगे, में और माइट शब्द का इस्तेमाल करोगे कब, जब ऐसा कोई काम जो भविष्य में होने जा रहा है। एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही शुड पास, वह कठिन मेहनत करता है ताकि, ही शुड पास, ताकि वो पास हो जाना चाहिए। वो कठिन मेहनत करता है ताकि उसे पास हो जाना चाहिए, है ना। गड़बड़ हो गया। क्या इस्तेमाल करना है,
मे या माइट, वह कठिन मेहनत करता है ताकि वो पास हो सके या पास हो जाए। मे माइट मतलब क्या होता है? मे माइट का मतलब कठिन मेहनत कर रहा है, तो 110% गारंटी तो नहीं है कि वो पास हो जाएगा। कठिन मेहनत कर रहा है तो देयर आर हाई चांसेस कि वो पास हो जाए, बट कठिन मेहनत करने से गारंटी तो नहीं है कि वो पास हो जाएगा। इसीलिए मे या माइट का इस्तेमाल किया जाता है। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, ताकि वो पास हो जाए या ताकि वो पास हो सके। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। आ रही है बात समझ में? तो ये कठिन मेहनत कर रहा है, पास होगा भविष्य में, अभी तो हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग मे या माइट का इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? ऐसा कोई काम जो भविष्य में होने जा रहा है, हुआ नहीं है। न कि हम लोग शैल, विल, शुड, वुड ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कठिन मेहनत कर रहा है तो वो जो पास होने का जो कार्यक्रम है वो तो बाद में होगा, भविष्य में होगा, क्योंकि अभी तो वो कठिन मेहनत कर ही रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 वर्ब के रूल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 वर्ब के रूल्स जो एग्जाम में हर बारी देखा गया है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बैंक हो, एसएससी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सीटेट हो, क्लैट हो, ठीक है, एमबीए एग्जाम्स हो, कैट मैट जेट ले लो। कैट मैट जेट जो है, ऐसे तो कैट मैट जेट की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे क्वेश्चन का एक और लेवल का, एक और एडवांस लेवल देखने को मिलता है, बट जड़ यही है, पढ़ना तो आपको यहीं से पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना आपको यहीं से पड़ेगा, फिर धीरे धीरे रूल का और स्टैंडर्ड बढ़ाते जाऊंगा मैं, और ताकि आपको जो एग्जाम की जो रियल क्वेश्चन है वो भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा पढ़ो। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊंगा, प्रैक्टिस क्लास भी लेके आऊंगा, अलॉन्ग विद ग्रामर भी आपको मिलेगा। तो इस चैनल पे, संजीव किजानी चैनल पे, आपको फुल फ्लेज्ड ऑल जो कंटेंट है बैंक के, एसएससी के, जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के जो कंटेंट है वो आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, ढेर सारे ग्रामर मिलेगा बिल्कुल फाउंडेशन से। इनफैक्ट मैं एक फाउंडेशन बैच शुरू करने जा रहा हूं जिसकी नोटिफिकेशन कुछ दिनों में आ जाएगी। ठीक है, उसमें हम लोग क्लास 1 क्लास 2 करके पूरा एकदम फाउंडेशन बैच कंप्लीट करेंगे, ताकि जो भी अभी इस साल जो एग्जाम होने वाला है 2023 में, हर एग्जाम के लिए, इंग्लिश के लिए आप बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, कंप्लीट गाइड, कंप्लीट जो आपको सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलने जा रहा है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं ऐसे ही धुआंधार सेशन के साथ नेक्स्ट क्लासेस में, और गुजारिश होगी कि सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब जो है ब्लैक हो गया है, ऐसी ब्लैक स्क्रीन के जैसा है ना, रेड से ब्लैक हो गया है, तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, ठीक है, फ्रेंड्स को जरूर से जरूर शेयर करो इस वीडियो को, और लाइक करो इफ यू रियली लाइक देन ओनली। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, सीखते रहो, ऑल द बेस्ट।